हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, डे 6 की यहाँ पर क्लास हो चुकी थी और आज डे 7 की हमारी बारी है। और आज हम लोग दरअसल समझने वाले हैं फिर से कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवालों को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दे के रखा है और पहला सवाल ये है कि रेगिस्तान में वनस्पति का कम होना। रेगिस्तान में यहाँ पर जो वनस्पति का कम होना उसका प्रमुख इसमें से कारण या जिम्मेदार है। या पहला ऑप्शन देख रखा है भारी मात्रा में वर्षा, मिट्टी में बीज क्षितिज की अनुपस्थिति, यहाँ पर हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, या वर्षा का अभाव यानी लैक ऑफ रेनफॉल। क्या इस सवाल का राइट आंसर होगा, आप सबको बताना है। दोस्तों, यहाँ पर भारी मात्रा में रेत नहीं होगा, बिल्कुल यह यहाँ पर रॉन्ग होना चाहिए। हाई टेम्परेचर रेगिस्तान में, यदि रेगिस्तान में वनस्पति कम होती है तो उसका प्रमुख कारण नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जरूर वर्षा का अभाव, लेक ऑफ रेनफॉल, यानी जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में यदि यदि वर्षा ही नहीं होगी तो वर्षा एक प्रमुख कारण बनता है दरअसल वनस्पतियों के कम होने का। तो इस सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी वर्षा का यहाँ पर अभाव हम लोगों को देखने को इस सवाल में मिलता है। चलिए यहाँ पर सेकंड प्रश्न की ओर रुख करेंगे और हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या इसका मुख्यालय लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, या दरअसल फिर डी ऑप्शन दे के रखा है ऊटा केमकुंड में स्थित है। आपको बताना है कि यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, यानी भारत में बॉटनिकल जो सर्वे होता है और इसी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यदि मैं बात करूंगा इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती दोस्तों 1890 में। हमें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना दिखाई पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हम लोगों को दे के रखा है लेटेराइट मिट्टी के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। यानी लेटेराइट जो मृदा होती है, लेटेराइट ये सोइल होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण या रूट्स का जमा हो जाना, लिंचिंग यहाँ पर एक प्रमुख कारण बनता है, या वनस्पति का आवरण का एक प्रमुख कारण बनता है, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा ये यहाँ पर हमारे पास में सोइल है यानी मिट्टी है। यदि इस मिट्टी में यही मिट्टी में पानी का प्रवाह, यदि पानी का प्रवाह यानी जल का जो प्रवाह होता है वो निरंतर यदि बढ़ता ही जाएगा, और यहाँ पर यह जो पानी का प्रवाह होता है, ये वाली सोइल यानी मिट्टी के अंदर से यह दरअसल जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण के साथ दरअसल यह जीवाश्म को अपने साथ लेकर बहाकर लेके जाता है। और फिर बाद में जो सोइल यहाँ पर बच जाती है, वही सोइल हमारे पास में लेटराइट मिट्टी बचती है, यानी उसी मिट्टी को हम दरअसल लेटराइट मृदा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वह वह जो होना चाहिए वह इधर, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को हम लोग दरअसल लिंचिंग नाम देते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को देख रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से होकर यहाँ पर भारत से होकर नहीं बहती, यानी जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। पहला ऑप्शन देके रखा है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या गोदावरी। चलिए बताइए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? गंगा होगा, यमुना होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, या गोदावरी होगा? आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए, यानी वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यह ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होगा, यदि यह सवाल पूछेगा। और आप सभी जानते हैं यह भारत का जे-एंड-के क्षेत्र है, और इसी जे-एंड-के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे पास में स्थित है एक राकसताल लेक। और ये जो राकसताल लेक पड़ती है, राकसताल जो लेक पड़ती है, इसी राकसताल लेक के यहाँ पर ऊपर हमें एक मानसरोवर झील दिखाई देती है। और यही मानसरोवर लेक के ऊपर यहाँ ये वाले हिस्से में दरअसल हम लोगों के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से पानी प्राप्त होता है इस मानसरोवर झील को, और इसी मानसरोवर झील से यहाँ पर हम लोगों को ब्रह्मपुत्र रिवर
बहती हुई दिखाई पड़ती है। अब यह ब्रह्मपुत्र रिवर जो जो ये वाला तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, वहां पर इसका नाम दरअसल सांगपो पड़ता है। और यही ब्रह्मपुत्र भारत में दरअसल एक यांग्याब दर्रे से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। मैं यदि यहाँ पर यह प्रश्न यदि पूछ लिया जाएगा एग्जाम में के द्वारा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके ऊपर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा माजुली द्वीप। यानी यह माजुली द्वीप यहाँ पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर पे यहाँ पर सबसे छोटे द्वीप के बारे में बात होगा, तो सबसे छोटा द्वीप पड़ता है दोस्तों यहाँ पर उमानंद द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ेगा, उमानंद द्वीप। और यहीं पर दरअसल हमारे पास में मानस के साथ में लोहित, और लोहित के साथ में हमारे पास में यहाँ पर कामेग, और वहीं पर कामेग के साथ में यहाँ पर धनझिरी, और धनझिरी के अलावा यहाँ पर जो सुबन झीरी रिवर पड़ती है। यही सुबन झीरी रिवर आप लोगों को याद होना चाहिए कि यही जो सुबन झीरी रिवर पड़ती है यही ब्रह्मपुत्र रिवर की इसी ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी सहायक मानी जाती है, सबसे बड़ी सहायक मानी जाती है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक गंगा रिवर दे के रखा है, आप सभी जानते हैं गंगा रिवर के बारे में, क्योंकि जो गंगा रिवर है यहाँ पर यहीं पर उत्तराखंड राज्य में हमारे पास में एक भागीरथी एक रिवर का प्रवाह होता है। और यहीं पर उत्तराखंड में यहाँ पर दरअसल एक और रिवर जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं अलकनंदा। इन दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा दरअसल देवप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पर मिलेगी, देवप्रयाग में आके मिलेगी। और यहीं से इन दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा बनती है जिसे हम लोग गंगा बोलते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। वहीं पे मैं बात करूंगा कि गंगा की पहली सहायक कौन सी होगी। इसकी पहली सहायक का यदि नाम पूछेगा तो जवाब होगा रामगंगा। क्या होगा, रामगंगा। गंगा नदी की पहली सहायक देखने को मिलती है। पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा रामगंगा। और यहाँ पर प्रश्न यदि यह पूछ लेगा कि मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करने वाली गंगा की पहली सहायक नदी, यानी यह जो रामगंगा रिवर है यह गंगा रिवर की पहली सहायक नदी है। लेकिन प्रश्न यह पूछा कि मैदानी क्षेत्र से प्रवेश होने वाली, तो जवाब होगा कि सर फिर जवाब होना चाहिए गोमती। फिर सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गोमती सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न दे के रखा है टाटा यहाँ पर एंड सन्स कंपनी यानी कुल मिलाकर टिस्को की स्थापना की ये जो एक हमारे पास में देखने को मिलता है स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई, 1911, 1919 या 1913 या 1907। चलिए बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जी दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी इसी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की जाती है, और इसी जो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख रखा है जहाज या रेलवे बनाने के लिए किस पेड़ की ये लकड़ी को बढ़ावा दिया गया है। यानी जो जहाज व जो रेलवे होते हैं, रेलवे ट्रैक मार्ग होते हैं, वहां पर एक लकड़ी का जहां पर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि वो कौन सी है, देवदार या सनोबार, झाड़ियों और लता का, सागौन और साल का, शीशम और बबूल का, किसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कि जहाज और रेलवे के जो स्लीपर सेल जो बनाए जाते हैं उनमें बनाने के लिए यहाँ पर सागौन, और सागौन के साथ यहाँ पर जो साल की लकड़ियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट है यहाँ पर यह जो आंसर होगा। अब दरअसल सवाल दे के रखा है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शेल तंत्र कौन सा है। भारत का सबसे खनिज युक्त शेल तंत्र के बारे में आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, यह कौन सा है, विंध्य, गोंडवाना, यहाँ पर या धारवाड़ है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से सवाल का राइट है यहाँ पर आंसर क्या होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो चूना पत्थर होता है इसी चूना पत्थर के लिए यहाँ पर दरअसल जो विंध्य जो शेल समूह होती है वो दरअसल फेमस है। वहीं पर यहाँ पर गोंडवाना भारत में कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
कोयला जो माइंस होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध होती है। गोंडवाना धारवाड़ के लिए प्रसिद्ध पूछा है, और यही भारत में सबसे खनिज युक्त शेल समूह मानी गई है। क्या मानी गई है? सबसे खनिज युक्त सेल समूह यही भारत में मानी गई है। तो सवाल का जो राइट आंसर होगा, सबसे खनिज युक्त सेल समूह के बारे में यदि प्रश्न करेगा तो जवाब होगा यहाँ पर धारवाड़, धारवाड़ की सेल समूह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को दे के रखा है यहाँ पर हम्मन टोटा एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? और आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत के दक्षिण में ही एक पड़ोसी देश पड़ता है, वहीं पर हमारे पास में हम्मन टोटा बंदरगाह हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर कहाँ पर होगा हम्मन टोटा बंदरगाह? हम्मन टोटा, और आप सभी जानते होंगे हम्मन टोटा जो बंदरगाह पड़ता है वो कहाँ पर पड़ेगा? श्रीलंका। कहाँ पर पड़ेगा? श्रीलंका पड़ेगा। एक यहाँ पर जो हाइफा बंदरगाह पड़ा, कौन सा बंदरगाह? हाइफा। ये हाइफा बंदरगाह कहाँ है? जवाब हो जाएगा यहाँ पर यह जो दोस्तों पड़ता है इजराइल में पड़ता है। और वहीं पर यदि यह जो प्रश्न पूछा कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब होगा कि सर यह पाकिस्तान में पड़ेगा। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर यदि प्रश्न यह जो पूछा कि यहाँ पर चिंटागोंग, चिंटागोंग जो पोर्ट है, चिंटागोंग जो बंदरगाह है, ये कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब होगा कि यह बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? बांग्लादेश में। इतने सारे पोर्ट आप लोगों को महत्वपूर्ण रूप से याद होना चाहिए। यानी हम्मन टोटा बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो हम्मन टोटा जो बंदरगाह पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह श्रीलंका में यहाँ पर पाया जाता है। मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। यहाँ पर इनमें से कौन सी पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह हम लोगों को दिखाई पड़ता है? यानी यह जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसी के ऊपर यही पूर्वी पर सबसे बड़ा जो पोर्ट पड़ता है यानी बंदरगाह पड़ेगा, वही बंदरगाह का आप लोगों से नाम पूछा है। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित यह सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया है। इसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम होगा? विशाखापट्टनम। इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए और ये ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पर बात करूंगा एक और प्रसिद्ध रत्नागर बंदरगाह, रत्नागिरी बंदरगाह। रत्नागिरी जो बंदरगाह है, यही रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब होगा महाराष्ट्र। कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर नागपट्टनम, नागपट्टनम बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? और यही नागपट्टनम जो बंदरगाह पड़ेगा तमिलनाडु में, यह नागपट्टनम बंदरगाह स्थित है। यानी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापट्टनम यहाँ पर पोर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न दे के रखा है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी यहाँ पर एशिया की एक रिवर यहाँ पर फ्लो होती है जिसका नाम है मेकांग। मेकांग निम्न में से कौन से देश से नहीं यहाँ पर फ्लो होती है? आप लोगों को पहला यहाँ पर दे के रखा है लाओस, बांग्लादेश, वियतनाम या कंबोडिया। कौन से देश से यह दोस्तों नहीं निकलती? आप सभी जानते हैं कि यह दरअसल जो रिवर है, यह पहली बात तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहीं पर यही जो दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, इसी दक्षिण पूर्वी एशिया की जो सबसे लंबी रिवर जो मानी गई है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जो मानी गई है, वो दरअसल मेकांग रिवर ही मानी गई है। कौन सी रिवर? मेकांग रिवर। यह रिवर दरअसल जो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत के बाद यह चीन, चीन के बाद यह म्यांमार, म्यांमार के बाद दरअसल यह यहाँ पर वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम के बाद दरअसल ये लाओस, लाओस वाले देशों में इसका प्रवाह हम लोगों को दिखाई पड़ता है। क्या ये आपसे पूछा है कौन से देश में इसका प्रवाह देखने को नहीं मिलता है? तो बांग्लादेश में ये नदी दरअसल नहीं बहती है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न जो दे के रखा है वो सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? आप लोगों से यह पूछा है। और आप सभी जानते हैं कि जो सुंदर वन के वन है, जो सुंदर वन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इनकी प्रधानता हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर यह किस प्रकार के वन है, हम लोगों से सवाल पूछा है। तो यह जो तटीय ज्वारी वनों का एक प्रकार हम लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को नेक्स्ट जो प्रश्न किया है कि ट्रक कृषि,
ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ट्रक कृषि का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है साग सब्जी से, यहाँ पर मुर्गी पालन से, या मिल्क यानी दूध से, या फ्रॉम ग्रेन से, या ट्रक फार्मरिंग का संबंध किससे होगा? आप लोगों से यह प्रश्न पूछा गया है। और जो ट्रक फार्मरिंग होती है, जो ट्रक कृषि होती है, आप सभी जानते हैं इसका संबंध, ट्रक कृषि का संबंध साग और सब्जियों से होता है, यानी राइट आंसर होगा वो साग और क्या होगा? सब्जी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर माना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देके रखा है, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से उष्ण सदाबहार वनों की प्रधानता हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? दोस्तों सदाबहार वन यहाँ पर कौन से होंगे? सदाबहार वन, देखिए देखिए सदाबहार वन यानी वे पेड़ जो वर्ष भर यानी अपने जो उनकी लीफ होती है, उनकी पत्तियां होती है, उनको नहीं गिराते हैं, और जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का हमें लोगों को रेनफॉल यानी वर्षा देखने को मिलती है, वहीं पर हम सभी को सदाबहार वनों की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी यानी ये जो सदाबहार वन है हम लोगों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन तीनों यहाँ पर राज्यों में देखने को मिलते हैं। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी यह जो सदाबहार वन है हम लोगों को असम, उड़ीसा और उड़ीसा के साथ हम लोगों को पश्चिम बंगाल, ये तीनों स्टेट में दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। हम लोगों को देख रखा है सतलुज नदी दर्रे, कौन से दर्रे से यह भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। हम लोगों से यह प्रश्न पूछा है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? क्या यह लिपुलेख दर्रा, शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, या ये नाथुरा दर्रा, या जोजिला दर्रा, कौन से दर्रे से भारत में यह प्रवेश करती है? इतना आप लोगों से पूछा है। देखिए भारत में हम लोगों को यह दरअसल हमें सिंधु नदी का, ये हमारे पास में JNK राज्य पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर, और इसी कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ हम लोगों को सिंधु नदी का यहाँ पर प्रवाह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास में हिमाचल प्रदेश एक राज्य पड़ता है, यहाँ पर हमारे पास पड़ेगा पंजाब, और इसी क्षेत्र में हमारे पास में यहाँ पर एक राकस्ताल लेक पड़ेगी। कौन सी लेक पड़ेगी? राकस्ताल लेक। अब ये जो राकस्ताल लेक पड़ेगी, इसी के दक्षिण में हमें यहाँ पर जो सतलज नदी का उद्गम हम लोगों को दिखाई पड़ता है, और यही सतलज नदी यहाँ से प्रवेश करेगी, और ये जो राज्य पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, यहीं पर जो दोस्तों स्थित है शिव किला दर्रा। कौन सा स्थित है? शिव किला दर्रा। और इसी शिव किले दर्रे से यह रिवर भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर यह दरअसल हिमाचल प्रदेश और पंजाब रास्ते से होते चिनाब नदी के अंदर मिलती है। यानी प्रमुख रूप से हम लोगों को चिनाब के साथ रावी के साथ यहाँ पर सतलज, और सतलज के साथ में हम लोगों को यहाँ पर व्यास, और व्यास के ये, और एक हमें प्रमुख रूप से झेलम, ये पांचों ही नदियां दरअसल सिंधु नदी के अपोहा जो प्रवाह होता है, यानी जो तंत्र का हमें भाग देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो दे के रखा है वो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यानी ये जो शब्द दे के रखा है बिरहोर, इसका मतलब क्या होगा? क्या यह बंगाल का आदमी होगा, प्रकृति प्रेमी आदमी बोलते हैं, पवित्र आदमी यहाँ पर बोलते हैं, या आम आदमी इसे बोला जाता है? यानी आपको बताना है ये जो बिरहोर शब्द है, यह बिरहोर शब्द का मतलब क्या होगा? और आप सभी जानते हैं ये जो बिरहोर शब्द है, इस बिरहोर शब्द का मतलब होता है वह व्यक्ति जो नेचर से प्रेम करता हो, नेचर लिविंग मैन, यानी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति। सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा इतना, यानी आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को अब यहाँ पे मिलान करना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। क्या पालकोंडा की पहाड़ियां हम लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है? क्या जवादी की पहाड़ियां हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है? या कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, और वहीं राजगीर की पहाड़ियां हम लोगों को बिहार राज्य में देखने को मिलती है? आपको बताना है कि ये जो पहाड़ियां हैं और उनके सामने उनके राज्यों के नाम लिखे हैं, कौन सा इसमें से सही माना जाएगा? यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो पालीकोंडा की पहाड़ियां हैं, यही पालीकोंडा की पहाड़ियां हम लोगों को आंध्र प्रदेश में दिखाई जो देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा। हमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जवादी की पहाड़ियां,
जवादी की पहाड़ियां, और ये जो जवादी की पहाड़ियों के साथ जो शिवराई की पहाड़ियां होती है, ये जो शिवराई की पहाड़ियां होती है, यही शिवराई की पहाड़ियां हम लोगों को तमिलनाडु में दिखाई पड़ती है, न कि महाराष्ट्र में दिखाई यहाँ पर पड़ती है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दरअसल यहाँ पर अ, वो राइट आंसर होगा, वो होगा जवादी की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु स्टेट में हम लोगों को दिखाई पड़ती है। और यहीं पर महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक हम लोगों को दिखाई पड़ती है, इसका नाम है कलसुबाई। कौन सी होगी? कलसुबाई सबसे हाईएस्ट पीक हम लोगों को दिखाई पड़ती है। आंध्र प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक हम लोगों को दिखाई पड़ती है यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोस्तों अरमा। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। वहीं पर बात यहाँ पर बात पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक, तो ये मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक दिखाई पड़ती है धूपगढ़। क्या 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 इस राज्य में हमें केमूर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में ही हम लोगों को दरअसल केमूर की पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती है। राजगीर की पहाड़ियां, तो राजगीर की पहाड़ियां हम लोगों को बिहार राज्य में यहाँ पर देखने को मिलती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न जो देख रखा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन देख रखा है नंदी देवी या नंदा देवी, सिमलीपाल, सुंदरवन या नीलगिरी। आपको बताना है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। नंदा देवी होगा, सिमलीपाल होगा, सुंदरवन होगा और नीलगिरी होगा। दोस्तों भारत का पहला जो बायोस्फीयर जो रिजर्व माना गया है वो 1986 में 19 यहाँ पर 86 में यहाँ पर शामिल किया था दरअसल नीलगिरी को। इतना आप लोगों को यहाँ पर नीलगिरी के बारे में याद होना चाहिए। मैं यदि यह जो प्रश्न पूछूंगा कि भारत का सेकंड, ये तो फर्स्ट था, सेकंड भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो जवाब होगा नंदा देवी। कौन सा होगा? नंदा देवी होगा। इस सवाल का ये आप सबको याद होना चाहिए। वहीं पर जो नीलगिरी ये जो क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा? तो यह दरअसल केरल, केरल व हम लोगों को तमिलनाडु के दोनों के ये जो दोनों राज्य हैं इनकी सीमाओं पर हम लोगों को यह जो नीलगिरी जो पर्वतीय क्षेत्र है यह देखने को मिलता है। यहाँ पर नीलगिरी जो जो पर्वतीय क्षेत्र है यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसी ब्लॉक पर्वत के साथ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी पड़ेगी? तो जवाब हो जाएगा टोडा बेटा। कौन सी पड़ेगी? टोडा बेटा। इतना आप सबको नीलगिरी इस क्षेत्र के बारे में याद होना चाहिए। यानी भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था वो हुआ था दोस्तों नीलगिरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि झरिया, हम लोगों को देख रखा है झरिया और चंद्रपुरा जो कोयला जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है? दोस्तों यह हम लोगों से सवाल पूछा है कि झरिया और चंद्रपुरा जो कोल क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, यहाँ पर उत्तराखंड, नागालैंड या गुजरात। क्या इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों? और आप सभी जानते हैं कि जो झरिया झरिया व जो चंद्रपुरा जो क्षेत्र है, चंद्रपुरा, यह दोनों ही हम लोगों को कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? जवाब हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। और भारत में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो कोल क्षेत्र है, यानी कौन सा राज्य भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ भी आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि संरचनात्मक दृष्टि से आपको बताना है कि जो शिलोंग का पठार है, यह शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? शिलोंग के पठार आपको आप लोगों को बताना है। क्या यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है? क्या यह हिमालय पर्वत का है? यह म्यांमार के मध्यवर्ती पहाड़ी का हिस्सा है या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है यह किसका हिस्सा पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं ये जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार, ये शिलोंग का जो प्लेटू है, शिलोंग का जो पठार है, ये शिलोंग का पठार हम लोगों को यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा प्रमुख रूप से माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। और हम लोगों को अंतिम प्रश्न जो देख रखा है, भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ी यानी पर्वतमाला का क्या नाम है? देखिए उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर पाई जाती है या परंतु उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो सबसे दक्षिणतम, सबसे साउथ में कौन सी भारत की पर्वतमाला है, ये हम लोगों से पूछा है।
या पहला ऑप्शन दे के रखा है नीलगिरी पर्वत हिल्स, यहाँ पर अन्नामलाई, नल्ला मलाई पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ। क्या इस सवाल का राइट आंसर होगा, आप लोगों से पूछा है। और आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स है, ये जो नीलगिरी हिल्स है, यह नीलगिरी हिल्स तो नीलगिरी हिल्स यह दरअसल केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हम लोगों को देखने को मिलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियां देखने को मिलती है, ये भी हम लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलती है। एक ऑप्शन दे के रखा है नल्ला मलाई की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की हम लोगों को पहाड़ियां देखने को मिलती है, प्रमुख रूप से हम लोगों को आंध्र प्रदेश में कहाँ पर देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। और ये जो इलायची की पहाड़ियां यानी कार्डिमम की जो पहाड़ियां हैं, इलायची की ये जो पहाड़ियां हैं, यह पहाड़ियां हम लोगों को दरअसल कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा यह केरल में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यहीं पर इन्हीं कार्डिमम पहाड़ियों के पास में हम लोगों को एक येला पर्वत दिखाई पड़ता है। कौन सा पर्वत, येला पर्वत। यदि कभी कभार प्रश्न बन जाता है कि येला पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो जवाब होगा केरल। कहाँ पर स्थित होगा, केरल। तो भारत के सबसे दक्षिणतम रूप से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्डिमम की पहाड़ियां। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 20 ज्योग्राफी कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।